गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको बताए गए थे कल, वो आपका पार्ट खत्म हो गया जो पीछे बताया जा चुका है। आपको बताया गया एक अगला पार्ट जो आपका आता है, क्योंकि इसमें एक बीच में पार्ट और आता है जो आपको 30% वाले में घटा दिया गया है, वो आपका रासायनिक समन्वयन। ठीक है, तो रासायनिक समन्वयन का मतलब उसमें ग्रंथियाँ आती हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्त ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथियाँ आती हैं, ग्लैंड्स, उनके अध्ययन था और उसको वहाँ पर हटा दिया गया है इस समय। ठीक है, तो उसके बाद जो चैप्टर आता है आपका हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता और जैव विकास। तो जो अगला लेशन है आपका अनुवांशिकता या जैव विकास, इसको कहते हैं हेरिडिटी या बायो एवोल्यूशन। तो इसके बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि हेरिडिटी है क्या। देखिए, आपको मालूम है कि आपके शरीर में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है जिसमें धागे नुमा संरचना फैली होती है, जिनको गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो जो बने होते हैं डीएनए के बने होते हैं। और जो केंद्रिका में पदार्थ, क्योंकि जो न्यूक्लिक अम्ल होता है केंद्रक के अंदर जो है क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए जो होता है वो एक अनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए जो होता है एक प्रोटीन संश्लेषण का भाग लेने वाला पार्ट्स है, जो प्रोटीन संश्लेषण के क्रिया में भाग लेता है। तो यहाँ पर डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। और वो अनुवांशिक पदार्थ जो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ले जाते हैं, उसी को कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। फिर इसके बाद आती है यहाँ पर परिभाषा मेन चैप्टर की, अनुवांशिकता है क्या। तो जब माता पिता के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँचते हैं, उन लक्षणों को अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इनके अध्ययन को, इन लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब माता पिता से जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाते हैं, उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं और इस गुण को अनुवांशिकता कहते हैं। इसकी खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। फिर उन्होंने, क्योंकि अनुवांशिकता के नियम भी इन्होंने बताए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले देखिए एक चीज बता दें, इनका जीवन परिचय, कि इनका जन्म, मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में, ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ था। ये एक गिरजाघर में, मतलब जहाँ ब्रून शहर के एक चर्च में वो क्या थे, गॉडफादर यानी पादरी थे। इन्हें बागवानी का बड़ा शौक था। इन्होंने बड़ी क्यारियाँ बना रखी थी और उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधे उगा रखे थे। लेकिन इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इन्होंने मटर के पौधे को प्रयोग करके उसमें बताया कि किस प्रकार के लक्षण अनुवांशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँचते हैं, उनके अध्ययनों का अध्ययन, उनके प्रयोगों करके उनका अध्ययन किया। फिर जो है, क्योंकि ये जो है इन्होंने मटर के ही पौधे को क्यों चुना, तो मटर का पौधा क्योंकि इसलिए चुना क्योंकि ये द्विलिंगी पौधा होता है। इनमें नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही पौधे पर होते हैं, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना था। दूसरा कारण कि ये जो है पौधा क्या होता है, कम समय में तैयार हो जाता है। ये पौधा कम समय में तैयार हो जाता है, इसका जीवन चक्र छोटा होता है, सरलता से जल्दी वो पैदावार हो जाती है। फिर मटर के पौधों में, क्योंकि इनमें जो विभिन्न प्रकार के लक्षण थे वो एक ही प्रकार के जीवों में या एक ही प्रकार के पौधे में देखने को मिल गए, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। तीसरा कारण कि इनमें कृत्रिम रूप से परागण कराया जा सकता था, अन्य पौधों में नहीं कराया जा सकता था, तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। तो मटर के पौधे को चुनने का यही कारण था। फिर इनकी सफलता के क्या कारण थे, तो मेंडल की सफलता का ये कारण था कि इन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले पौधों को एक ही पौधे
पर अध्ययन किया। मतलब विभिन्न लक्षण वाले जो विभिन्न प्रकार के लक्षण थे उनका अध्ययन एक ही पौधे पर किया। तो इनका सफलता का कारण इन्होंने केवल ऐसे पौधे को चुना जो शुद्ध स्वस्थ थे। इसलिए इन्होंने प्रयोग करते समय ऐसे पौधे का चुनाव किया जो पूर्ण रूप से शुद्ध थे, स्वस्थ थे, अनुवांशिक रूप से शुद्ध थे यानी प्योर संयुग्मी थे। फिर इन्होंने अपने प्रयोगों को केवल F2 पीढ़ी तक ही अध्ययन किया। मतलब दूसरी पीढ़ी तक, F1 पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक ही अध्ययन किया। तो ये इनकी सफलता के कारण है, क्योंकि जो मटर का पौधा होता है 1 वर्षीय होता है, कम समय में तैयार हो जाता है, द्विलिंगी पौधा होता है, नर जननांग एक ही पौधे पर होते हैं। इसलिए इनकी सफलता का कारण यही था कि इन्होंने कम समय में पौधों के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन कर लिया। फिर इनकी सफलता का एक कारण ये भी था कि इनमें इन्होंने पता कर लिया कि कौन पौधे शुद्ध जात के हैं और कौन पौधे हाइब्रिड यानी संकर जात के हैं। तो इनका भी अध्ययन किया। इसी के आधार पर मेंडल ने अपने नियम प्रस्तुत किए। मेंडल के 3 नियम थे। एक नियम था आनुवंशिकता के नियम। आनुवंशिकता के नियम 3 नियम थे। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो इन तीनों नियमों की खोज या तीनों नियमों के बारे में किसने बताया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। फिर इनमें से जो प्रभाविता का नियम पहला नियम था उसमें ये बताया, इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए। आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहाँ पर देखिए प्रभाविता का नियम क्या है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, विपरीत लक्षण वाले पौधे की मतलब लंबे और बौने पौधे के बीच अगर हम संकरण कराएं तो F1 पीढ़ी में आपको सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ पौधे आपको दिखाई देते हैं और कुछ पौधे छिपे रहते हैं। जो पौधे आपको दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण वाले होते हैं और जो पौधे नहीं दिखाई देते उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, वो छिपे रहते हैं। तो प्रभावी लक्षणों के कारण इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच संकरण कराएं। अब लंबे पौधे को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि युग्मक होते हैं, जब संकरण होता है तो पेयर में होते हैं। युग्मक का मतलब 2। ठीक है। तो यहाँ पर लंबे पौधे के लिए आपने ले लिया कैपिटल R कैपिटल R, और बौने पौधे के लिए आपने स्मॉल r। बौने का मतलब छोटे पौधे। जब इनमें संकरण कराया जाता है तो संकरण कराने का यही तरीका होता है r स्मॉल r, फिर इसी पे आप संकरण कराओगे r स्मॉल r, फिर इसमें इधर संकरण कराओगे r स्मॉल r, फिर इसमें संकरण कराओगे r स्मॉल r। देखिए इस तरह में कैपिटल R और स्मॉल r बना हुआ है। ये क्या है? F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी में जो भी पौधे हैं, क्योंकि आपको बताया गया इनमें से जो कुछ पौधे हैं जो दिखाई देते हैं, तो जो कैपिटल R है वो दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है? प्रभावी लक्षण वाला है। और जो स्मॉल r है वो क्या है? छिपा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या है? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षणों के कारण F1 पीढ़ी में सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए? क्योंकि आपको दिखाई कौन से दे रहा है? प्रभावी कौन से? कैपिटल R। तो कैपिटल R आपको क्या है? लंबे पौधे। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी छोटे पौधे क्या है? छिपे
छिपे हैं, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यही है कि जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे एक ही प्रकार के प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो पौधे हमें दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो पौधे नहीं दिखाई देते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षणों के कारण इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल R आपको दिखाई दे रहा है जो प्रभावी है। अब कैपिटल R का सिस्टम क्या है, लंबे पौधे, स्मॉल r का मतलब बौने पौधे और जो छिपे हुए, तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो अप्रभावी है, जो दिखाई दे रहा है प्रभावी, इसलिए सभी पौधे क्या होंगे, लंबे। क्वेश्चन आता है कि अगर लाल और सफेद पुष्प में संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार के पुष्प प्राप्त होंगे, तो लाल रंग के पुष्प प्राप्त होंगे क्योंकि सफेद रंग का पुष्प उस पे छिपा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लंबे पौधे आपके प्राप्त हुए जो प्रभावी लक्षणों के कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको, फिर इसके बाद आता है दूसरा पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें जो है युग्मक जो है जोड़े में पाए जाते हैं जीन, वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और केवल एक ही जीन उसमें भाग लेता है, तो इसलिए उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण होता है उसे एक संकर संकरण भी कहते हैं, और जो स्वतंत्र अवयवन का नियम है क्योंकि इसमें एक निश्चित अनुपात में पौधे पृथक रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये तो आपका प्रभाविता का नियम हो गया। इसके बाद आता है पृथक्करण का नियम, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू।